बांग्लादेश की खबर के साथ, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के उबाल चरम पर पहुंच गया है। जयपुर में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में साधु संतों ने प्रदर्शन किया है। साधु संतों का यह कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, साधु संतों और मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश को खड़ा किया, आज वही बेटा हमें आंख दिखा रहा है और हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ दुराचार, अत्याचार कर रहा है। हम लोगों ने आज इकट्ठे होकर प्रतीकात्मक रूप पर एक छोटा सा आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के सनातनी भाई बहनों की सुरक्षा में भारत के सभी सनातनी खड़े हुए हैं। भारत का संपूर्ण सनातन इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से ये संदेश पूरी दुनिया में दे रहा है कि जहां भी सनातनी रहते हैं वे हमारा परिवार है, उनके साथ अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज राजधानी जयपुर में भी संत समाज की ओर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। आम लोग भी शरीक हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला। सभी ने एक सुर में मांग की कि सरकार इस ओर कदम उठाएं और बांग्लादेश से भी सीधी डिमांड की है कि अब अगर सनातनी लोगों पर, हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर आज बाल मुकुंदाचार्य जी के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन बड़ी चौखट पर किया गया है। सर मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन में क्या रहा और कैसे आगे अब मुख्य रूपरेखा रहने वाली है। जरूरत पड़ी तो यहाँ के सनातनी वानर सेना बनकर और बंगाल की ओर कूच करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जिहादियों को संदेश है कि हम सारे सनातनी भारतवर्ष के, हम पूर्णतः सनातनी जहाँ भी रहते हैं उनका परिवार के अंग है और जहाँ जरूरत पड़ी उनकी सेवा में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर हम ये जो सनातन धर्म का जो इस तरह से यहाँ पर कीर्तन के माध्यम से एक आक्रोश यहाँ पर व्यक्त किया है। आज पूरी दुनिया में सनातन को सद्भावना के लिए, शांति के लिए जाना जाता है और आज हमारे सनातन परंपरा में से ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो महान संत है प्रभुपाद जी पूरी दुनिया के 150 देशों में हरे कृष्णा आंदोलन को स्थापित किया है। आज दुनिया के हर कोने में हरे कृष्णा की गूंज उठ रही है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, हर भाषा के लोग जानते हैं कि हरे कृष्णा जो है कितना शांति प्रिय है। तो साधु संतों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और ये संदेश दिया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश की सरकार भी इसे लेकर के कदम उठाएं और अब हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर सरकार के चिकित्सा संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के शीर्ष पदों पर एक विचारधारा के लोगों को बिठाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे चिकित्सा मंत्री ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का प्रहार। संस्थानों में विचारधारा न बने नियुक्ति का आधार। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कतई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने आरोपों को किया दरकिनार। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर लिए, ऐसा मुझे बताएं 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जाहिर है जिस सरकार को कांग्रेस गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थी, वो अगर 1 साल पूरा करे और हालिया उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज करे तो कांग्रेस को अपने तेवर तल्ख करने ही पड़ेंगे। इसलिए राज्य सरकार पर कांग्रेस के हमले धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं। रघु शर्मा कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे संस्थानों में विचारधारा नियुक्ति का आधार नहीं बने। आज इन संस्थानों में अगर आप विचारधारा के आधार पर चिकित्सक नियुक्त करोगे, जिम्मेदारियां प्रशासनिक दोगे, या शिक्षा में आप शिक्षक का इस आधार पे पैमाना तय करोगे कि इसकी विचारधारा क्या है, तो देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने में RUHS, SMS मेडिकल कॉलेज,
एसएमएस अस्पताल, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग समेत कई संस्थानों में नियुक्तियां हुई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नियुक्तियों में आरएसएस विचारधारा के लोगों को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही। कांग्रेस के आरोपों को चिकित्सा मंत्री ने पूरी तरह से नकार दिया है। खींवसर दो टूक शब्दों में कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता योग्यता है। चिकित्सा मंत्री कांग्रेस से पूछते हैं कि वो बताओ कि सरकार ने कितने आरएसएस के लोग लगाए जो अयोग्य हैं। मुझे बता दे, हमने योग्य लोगों को लगाया, हमें बता दे कितने लोग आरएसएस के हमने लगाए हैं जो अयोग्य हैं, बेकार है, और कितने लगे हैं? 1, 2, 4, 5, 10 पता पता है हमें। अब ये खाली हवा में फायर करना कोई मतलब की बात नहीं है। स्वास्थ्य महकमे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर दबे स्वर में शुरू से ही चर्चाएं हो रही हैं। एक तथ्य ये भी है कि इन पदों पर नियुक्तियों से पहले पूरी प्रक्रिया भी अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत कर आए सभी 7 विधायकों को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई और इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। सभी 7 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। रिपोर्ट देखिए। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ समारोह। विधानसभा का सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधानसभा में सभी 7 विधायकों ने ली शपथ। संविधान के प्रति श्रद्धा। विधायक रेवंत राम डांगा का दिखा अनोखा अंदाज। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सभी नवनिर्वाचित विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। जिन 7 विधायकों ने शपथ ग्रहण की उनमें झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हराकर विधायक बने राजेंद्र भांबू ने शपथ ग्रहण की। राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में बीजेपी के 21 साल के वनवास को खत्म करते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। सलुम्बा सीट से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक शांता देवी मीणा ने भी स्पीकर चैम्बर में शपथ ग्रहण की। शांता देवी मीणा ने सलुम्बा सीट पर बीएपी के जितेश कटारा को कड़ी टक्कर दी थी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के अलावा 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली है। सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार करना चाहूंगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशाएं उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। देवली उनियारा सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजेंद्र गुर्जर ने भी विधानसभा पहुंचकर शपथ ग्रहण किया। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किया खींवसर से रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर विधानसभा पहुंचने वाले बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने, जो अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा आए और फिर शपथ ग्रहण की। जनता का आशीर्वाद रहा है। जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अब खींवसर का चहुमुखी विकास होगा, जो विकास अवरुद्ध था। रेवंत राम डांगा जहां ट्रैक्टर पर बैठ विधानसभा पहुंचे, वहीं दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराकर जीत हासिल करने वाले डीसी बैरवा हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए नजर आए। बहरहाल उपचुनाव के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 हो गई है। जहां बीजेपी के 119 और कांग्रेस के 67 विधायक हैं, तो वहीं बीएपी की संख्या 4 ही रहेगी। वहीं बीएसपी के 2 और 8 निर्दलीय विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जंगल में पैंथर का लगातार मूवमेंट जारी है और वन विभाग ने आज फिर दूसरा पिंजरा लगाया है। पैंथर को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं। सोमवार की शाम को वन विभाग ने पहला पिंजरा लगाया था, लेकिन पिंजरे में कैद पैंथर नहीं हो पाया। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पैंथर अभी तक पकड़ से दूर है, जबकि पिंजरे के पास वन विभाग की टीम को आज सुबह पैंथर के पगमार्क भी मिले थे। पैंथर यहां तक आया भी, लेकिन इसके बावजूद बकरी और मुर्गे के लालच में नहीं आया। आज शाम को वन विभाग ने एक और पिंजरा लगाया, जिसमें वन विभाग की टीम ने मुर्गा बांधा है। और क्या अब मुर्गे के लालच में पैंथर पिंजरे के अंदर जाएगा और दूसरे पिंजरे में मेमना बांध दिया। वन विभाग ने कैमरे भी यहां पर बढ़ा दिए हैं, तो कैमरे की संख्या 7 हो गई। कल तक 3 कैमरे लगे थे मौके पर, अब 7 कैमरे भी लगाए गए हैं। ट्रैप को बढ़ाया गया है। पैंथर को लेकर कॉलेज के पास स्थित अलकापुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार लोग आशंकित है कि कभी भी यहां पर पैंथर का हमला हो सकता है। लोगों से हालांकि वन विभाग ने अपील की है कि वे अंधेरे के वक्त में घूमने नहीं जाएं, जब पूरा उजाला हो जाए उसके बाद ही अपने घरों से निकलें, सावधानी बरतें। बहरहाल वन विभाग की कोशिशें लगातार जारी हैं। सब टीम जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम सभी, और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बराबर, जो फीडबैक ले रहे हैं बराबर, जो भी सुबह शाम इसको चेक कर रहे हैं क्या है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब पैंथर को जो ट्रैप करने के लिए ट्रैप केज लगाए हैं अभी, और कुछ कैमरा ट्रैप भी लगाए हैं ताकि इससे पैंथर की फोटो वगैरह आ सके हमारे पास। और ट्रैप केज में संभव कोशिश है कि ट्रैप केज में वो कैद हो जाए जल्दी से जल्दी। उधर दौसा में उपचुनाव हारने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने मतदाता आभार यात्रा शुरू की है, जहां एक तरफ जीते हुए विधायक डीसी बैरवा ने शपथ ली, दूसरी तरफ उपचुनाव में हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मतदाता आभार यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान कई गांव में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा पहुंचे, उपचुनाव में वोट देने पर लोगों का आभार प्रकट किया। जगमोहन मीणा ने इस मौके पर कहा कि हार से मतदाता मायूस हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए फिर मैदान में आए हैं कि उनके साथ हमेशा रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके निराकरण की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा उद्देश्य है, मैं लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको आभार प्रकट करने जा रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ। कुछ लोग मायूस हैं हार से, उनका उत्साहवर्धन करने आया हूँ कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ, आता रहूँगा। तो वहीं राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जयपुर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा विभाग के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सरकार से मिले निर्देशों के बाद जयपुर के शिक्षा संकुल में बन रहे विद्या समीक्षा केंद्र के अधूरे निर्माण को तेजी से पूरा किया जा रहा है, और इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र वाली इमारत में रंग रोगन करने और शिक्षा संकुल की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। काफी समय बाद शिक्षा संकुल फिर से चमकता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है। रंग रोगन का काम लगातार जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा संकुल भी आ सकते हैं, और शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कराए जा रहे समीक्षा केंद्र का वो उद्घाटन कर सकते हैं। इस वक्त समीक्षा केंद्र का कामकाज थोड़े धीमी गति से चल रहा था, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे उससे ठीक पहले जो है इस काम को अंतिम रूप देने का जो काम है वो किया जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से ये समीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। राजस्थान के तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं उनके कामकाज की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से और टेक्निकल स्टाफ के माध्यम से यहां पर की जाएगी। यहां पर शिक्षकों के अलावा जो टेक्नोक्रेट होंगे वो यहां पर तैनात होंगे, जो कि यहां पर बैठ करके पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। आखिरकार राजस्थान के स्कूलों में क्या नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से स्कूलों के पीरियड्स जो होते हैं उनमें बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा रही है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग एक ही छत के नीचे से की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग कैबिन्स तैयार किए जा रहे हैं। इन कैबिन्स के अंदर जो कंप्यूटर पर बैठने वाले जो टेक्नोक्रेट होंगे वो यहां से बैठ करके सरकार को पूरी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। हालांकि इसका काम अभी इनिशियल स्टेज में था, लेकिन जैसे ही इस बात की स्वीकृति मिलने जा रही है कि प्रधानमंत्री कभी भी उद्घाटन करने आ सकते हैं, तो अब इसके काम को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं और जो स्टाफ के लोग हैं, जो ठेकाकर्मी हैं, संवेदक हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि कुल मिलाकर के इस समीक्षा केंद्र का काम जो है वो तुरंत प्रभाव से पूरा किया जा सके। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में समीक्षा केंद्र का काम पूरा होगा, और जो संभावित जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राइजिंग राजस्थान के दौरान, तब वो शिक्षा संकुल के इस कैंपस में आकर के इसका उद्घाटन करेंगे।
करेंगे और यहाँ से शिक्षा विभाग के कामकाज की तमाम तरीके, खास तौर पर स्कूल शिक्षा से जुड़े तमाम सरकारी स्कूलों के कामकाज की मॉनिटरिंग यहाँ से हो सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। उधर जयपुर में तैयार हो रहे विद्या समीक्षा केंद्र के कामकाज का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया था। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के अलावा देश में एक और पाकिस्तानी दुल्हनियां हैं। चूरू के पिथीसर गांव में रह रही लाहौर की महविश और उनको अब भारतीय नागरिकता का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। प्यार के हाथों दिल गई हार, इश्क में कर बैठी सरहद पार, भारतीय नागरिकता का इंतजार, न होए उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। सो इश्क की बेकरारी का बस एक ही हल है, आशिक के घर को अपना ठिकाना बना लिया जाए। शायरों की इसी सीख पर अमल करते हुए एक और पाकिस्तानी दुल्हनिया ने अपने पिया के देश को दिलो दिमाग से अपना लिया है। पाकिस्तान के लाहौर की महविश को रेतीले धोरे रास आ रहे हैं। हालांकि उसे ससुराल में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की जरूरत है। फिलहाल उसका वीजा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। वीजा अवधि बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय की एक टीम चूरू के पिथीसर गांव का दौरा कर चुकी है। अपने पति रहमान के साथ पिथीसर गांव में सास ससुर सहित रह रही महविश का जो वीजा अवधि है वो 3 महीने की थी, जो खत्म हो गई है, और उसके बाद उसको 6 महीने का जो वीजा अवधि है वो एक्सटेंड किया गया है। और इस एक्सटेंड अवधि के बाद अब उसका प्रयास है कि वो भारत की नागरिकता रहे, और इसके लिए गृह मंत्रालय की एक टीम है वो गांव पिथीसर की विजिट भी कर चुकी है। महविश भारतीय नागरिकता लेना चाहती है। इधर रतन नगर पुलिस भी महविश पर लगातार नजर बनाए हुए है। महविश जो पाकिस्तानी नागरिक है, इसने रहमान निवासी पिथीसर से दुबई में शादी की थी। तब से करीब 3 माह से अपने यहाँ पिथीसर गांव में रह रही है। पूर्व में ये 3 महीने के वीजा पे आई थी। अब इसने इंडियन एम्बेसी से 6 महीने का वीजा एक्सटेंड कराया है। इसके संबंध में लगातार निगरानी जारी है। इसकी राज्य विशेष शाखा डीएसपी शाखा से भी हमारे द्वारा लगातार निगरानी जारी है। आपको बताते चलें, 2006 में महविश की बादामी बाग के खुर्रम शहजाद से शादी हुई थी। शादी के बाद पहले पति ने दूसरी शादी कर ली। 2020 में चूरू के पिथीसर के रहमान से जान पहचान हुई। साल 2023 में दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल रहमान की पत्नी फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। कि जो महिला महविश और रहमान है वो पहले से शादीशुदा है। महविश का डिवोर्स हो चुका है, और जो रहमान है और उसकी जो पत्नी है उसने भादरा में रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और वो मुकदमा भी अभी पेंडिंग चल रहा है। अभी भी जो महविश है वो रहमान के साथ पिथीसर गांव में रह रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो महविश है उसको भारत की नागरिकता मिल पाती है या नहीं। चूरू से न्यूज 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। और चलिए अब बात करेंगे झीलों की नगरी उदयपुर की, जहां पर एक बार फिर देश के जानी मानी हस्ती के विवाह का साक्षी यह शहर बनने जा रहा है। खबरों की माने तो 22 दिसंबर को 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आईटी कंपनी के डायरेक्टर वेंकट दत्ता के साथ विवाह बंधन में यहां पर बंधने वाली हैं। शादी के बंधन में बंधने वाली है पीवी सिंधु। झीलों की नगरी में संपन्न होंगे सभी कार्यक्रम। 22 दिसंबर को वेंकट दत्ता के साथ लेंगी 7 फेरे। कई मशहूर हस्तियों की शादी का गवाह बनी झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर तैयार है एक और शाही शादी के आयोजन के लिए। देश को 2 बार ओलंपिक मेडल का सम्मान दिलाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी अपनी नई पारी का आगाज उदयपुर से करने जा रही हैं। जानकारी की माने तो उदयपुर में 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक सभी फंक्शंस होने जा रहे हैं और 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा।
हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि किस होटल में शादी की सभी रस्मों को पूरा किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लेक सिटी उदयपुर नामचीन लोगों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है, चाहे बिजनेस जगत के लोग हों या फिर राजनीति से जुड़े लोग या फिर खिलाड़ी। वो अपनी शादी का गवाह उदयपुर की इन नीली झीलों को बनाने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने भी अपनी शादी उदयपुर में करने का निर्णय किया है। इसके लिए उदयपुर अब तैयार होना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पीवी सिंधु की शादी महज 1 महीने के अंदर ही तय हुई है। उनके पिता पीवी रमन के मुताबिक दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। सिंधु का जनवरी से कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसे देखते हुए शादी के लिए यही सही समय लगा। 1 महीने पहले ही शादी फाइनल हुई है। दोनों के परिवार एक दूसरे से लंबे समय से परिचित हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जिनके साथ 7 फेरे लेंगी वो हैं कौन। पीवी सिंधु के होने वाले पति का नाम वेंकट दत्ता साई है। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। वेंकट दत्ता एक कारोबारी हैं और फिलहाल पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी भारत में मुख्य रूप से डेटा मैनेजमेंट का काम करती है। इसमें बैंकिंग, बीमा, उपभोक्ता वित्त, आवास वित्त, खुदरा और पूंजी बाजार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उदयपुर शहर रॉयल वेडिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह बन गई है। देश की जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने भी उदयपुर को अपनी शादी के लिए चुना है। आइए एक नजर डालते हैं किन किन नामचीन लोगों ने उदयपुर को अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए चुना था। जनवरी 2024 एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी। जनवरी 2024 एक्टर सनी देओल की भांजी निकिता चौधरी की शादी। 14 फरवरी 2023 क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा के साथ यहीं पर शादी की। 23 सितंबर 2023 सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। और भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने उदयपुर से अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की। बहरहाल उदयपुर अपनी विरासत, शाही संस्कृति, झीलों और अरावली की पहाड़ियों और खूबसूरती के लिए अलग पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि पीवी सिंधु ने भी अपनी शादी के लम्हों को यादगार बनाने के लिए उदयपुर को चुना है। तीन दिन तक उदयपुर में शाही कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें माना जा रहा है कि राजनीतिक और व्यापारिक जगत की हस्तियों के साथ साथ खेल जगत की भी कई बड़ी हस्तियों का जमावड़ा उदयपुर में लगेगा। इसको लेकर उदयपुर की होटल्स में तैयारियां चल रही है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो खबरें अभी बड़े टोंक के मालपुरा से, जहां पर 24 साल पहले हुए हिंसा से जुड़े मामले में किसान हरिराम की हत्या के आरोप में विशेष अदालत जयपुर ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट वीके बाली और सोनल दादीच ने अदालत को यह बताया कि 10 जुलाई 2000 को मृतक हरिराम और उनकी पत्नी धन्नी देवी खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से धन्नी देवी के पति पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया। उसके शरीर पर कई जगह वार किए। इसके वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मालपुरा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। उसमें हरि नारायण जी अपनी पत्नी धन्नी देवी के साथ खेत से घर पे लौट रहे थे। शाम को 5-6 बजे के बीच की घटना है। उसी दौरान 8 मुसलमानों ने उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। धन्नी देवी उस वक्त मौके पर मौजूद थी। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सेम गवाह के बयान हमने कोर्ट में कराए। परिवादिया ने अपने कथनों की तायद की और उसी के कथनों के आधार पर कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में चालान पेश होने पर प्रोसिक्यूशन साइड से हम लोग अपीयर हुए और इसमें हमने करीब 25-30 गवाह करवाए और गवाह करने के बाद उसमें कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया कि भाई इन लोगों ने इसको मारा या नहीं मारा। तो इसमें क्लियर कट ये साबित हुआ कि इन लोगों ने, इन व्यक्तियों ने इनके साथ मारपीट करी। अजमेर के नसीराबाद आर्मी में कार्यरत जवान का बेटा ऑनलाइन गेम के बाद ब्लैकमेल का शिकार हो गया। अज्ञात बदमाशों ने 80,000 रुपए मांगे और पुलिस से गिरफ्तारी का डर भी दिखाया, जिसके चलते वो 3 महीने से लापता है। पीड़ित पिता ने अजमेर एसपी के कार्यालय पहुंचकर मामले में बेटे को तलाश कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित पिता विक्रम प्रसाद ने जानकारी दी है कि वे आर्मी कैंट में हवलदार के पद पर हैं।
अजमेर एसपी से उचित कार्रवाई कर बेटे की तलाश करने की मांग की है और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। जो 15/9/2024 को सुबह 5:15 बजे घर से निकल गया। काफ़ी तलाश किया तो मिला नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसका मोबाइल देखा तो उस मोबाइल में एक सुसाइड नोट छोड़ गया था। उसमें कुछ मोबाइल नंबर छोड़ गया। बोला ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मुझे सुबह पकड़ने के लिए आएंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उनको 80,000 रुपये दे देना और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उधर बीकानेर एसडीएम अच्छा जोरदार का उधर सिरोही में रेवदर तहसील के लीलोरा गांव में जबरन धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने पीड़ित महिला को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, गंगाजल से स्नान करवा करके उसका शुद्धिकरण किया और घर वापसी करवाई। पीड़ित महिला को उसके नवजात बच्चे को भी सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी पादरी की तलाश कर रही है और इसके पीछे आखिर कौन है इसे लेकर जांच की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों की मदद से पीड़ित महिला उसके बच्चे को सिरोही के ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मामले में हिंदू संगठनों ने सख्ती से निपटने की मांग की है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर न्यूज 18 जो ग्राउंड पर पहुंचा है और ये पीड़ित जो है देखा जा रहा है कि ये पीड़ित को जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर जितनी यातनाएं दी थी वह यातनाएं इतनी भयंकर थी कि जो है लड़की बिल्कुल बोलना ही भूल गई है और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। हमारे साथ में कई इस मामले को उजागर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। सर आप बताएं पूरा मामला क्या था? यह ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण का मामला है। इस बच्ची के साथ में बहुत ही अत्याचार हुआ है और इसके प्राइवेट पार्टों पर भी आघात पहुंचा है। और हम जो ही सूचना मिली राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और अभी इनके इस बच्ची और इनकी बच्ची के पिता को गंगा जल द्वारा शुद्धिकरण कर वापस हिंदू धर्म में वापसी करवाई जाएगी। देखने वाली बात। उधर सिंचाई विभाग के रिटायर्ड बेलदार को 50 लाख रुपए का भुगतान न करने पर सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता का ऑफिस मंगलवार को 5वें दिन भी सीज रखा गया। इससे किसान परेशान हो गए हैं। रिटायर्ड बेलदार जग्गूराम को सिंचाई विभाग की ओर से 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर श्री गंगानगर के औद्योगिक न्यायाधिकरण श्रम न्यायालय ने 29 नवंबर को मुख्य अभियंता यानी सीई ऑफिस को सीज किया था। 29 नवंबर को ही सीई की रिटायरमेंट पार्टी थी और पार्टी के दौरान ऑफिस सीज किया गया। अब 5 दिन बीत गए हैं, किसान परेशान हैं, ऑफिस सीज है। उधर अजमेर में एक रिटायर्ड टीचर को डिजिटली अरेस्ट करने का मामला सामने आया। मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर के ठगों ने पीड़ित से 80 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत किशनगंज थाने में दी गई है। पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच साइबर थाना एसओजी जयपुर को दी गई है। किशनगंज थाना पुलिस के अनुसार पंचशील नगर सामुदायिक भवन निवासी महिला ने थाने पर केस दर्ज करवाया है। थाना एजे पर एक पीड़िता उम्र करीबन 82 साल श्रीमती उर्मिला महेश्वरी ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे मोबाइल पर लगातार वीडियो कॉल आ रहा है और जो वीडियो कॉल कर रहा है वो मुंबई बांद्रा के। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की, विस्तार से बात की। दिया कुमारी के समक्ष पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की मौजूदगी में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ब्रज 84 यात्रा की कॉन्सेप्ट प्लानिंग एंड प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिया कुमारी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं और इसी आधार पर बिंदुवार नियोजित रूप से योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। बजट में जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन का काम चल रहा है। दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग की 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार भी प्रकट किया। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट, जयपुर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं और ये जो पूरा अपना जल महल का पूरा जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस एरिया को। प्लस जो आमेर है वो पूरा ही एरिया है, उसमें भी और क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, चाहे साउंड एंड लाइट शो और इम्प्रूव किया जा सकता है और भी जैसे टूरिस्ट को हम लोग क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
पूरा एक DPR बनी है उसकी, और वो जब काम शुरू होगा तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या क्या प्रपोज है। दुनिया भर में राजस्थान की पहचान पर्यटन को लेकर है। यहां की बेजोड़ विरासत, कला, संस्कृति को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब टूरिज्म से आगे बढ़ते हुए भजनलाल सरकार मेडिकल टूरिज्म पर फोकस करने जा रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हील इन राजस्थान पॉलिसी ला रही है। आखिर इस पॉलिसी के मायने क्या हैं और इसके जरिए कैसे राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की कवायद। हील इन राजस्थान पॉलिसी लाने की तैयारी। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी का इंतजार। प्रदेश की भजनलाल सरकार राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए विभाग द्वारा हील इन राजस्थान पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार है मंजूरी का। चिकित्सा विभाग ने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया। इस नीति को तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति नियुक्त की गई। हील इन राजस्थान नीति को अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, पर्यटन विभाग और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर इनपुट जुटाए हैं। फिलहाल प्रदेश भर में 8000 अस्पतालों का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इनमें मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल हैं, जबकि प्रदेश भर में 43 मेडिकल कॉलेज और 16 डेंटल कॉलेज के अलावा वर्ल्ड क्लास प्राइवेट अस्पतालों की भी श्रृंखला मौजूद है। हमारे यहाँ पर कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे आप कोई भी आपको सर्जरी करानी है तो 3 दिन में 7 दिन में समय मिल जाता है। तो उनके लिए ये आसान है कि वो फ्लाइट लेके यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना वो ऑपरेशन करवाएं और वापस जाएं। और चूंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था जो है खर्चा भी कम है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले खर्चा भी कम है, तो इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में नाम कमाने का और अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने का। तो इस दोनों चीज़ों को पहचानते हुए राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है कि इस साल राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के ऊपर एक पॉलिसी लाएगा। भारत दुनिया भर के 46 बड़े मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन में 10वें नंबर पर है। एशिया में भारत इस मामले में सिंगापुर और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। फिलहाल ज्यादातर विदेशी साउथ इंडिया में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब राजस्थान भी इलाज के लिए विदेशियों के लिए पसंदीदा जगह बन गया है। हील इन राजस्थान पॉलिसी के ड्राफ्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रमोट करने की बात कही गई है। इसके साथ ही नए अस्पतालों को NABH, NABL सर्टिफिकेट के साथ एनकरेज करने के लिए भी कहा गया है। निजी क्षेत्र को एयर एम्बुलेंस सुविधा के संचालन की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद के जरिए इलाज को भी प्रमोट किया जाएगा। हालांकि विपक्ष राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। पॉलिसी लाने के, डॉक्यूमेंट तैयार करने के, नियम बनाने के धरातल पे क्या उतरा है वो भी तो 1 साल हो गया। हम भी अब तक खामोश थे, इसलिए कि नई सरकार बनी है, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठेंगे और सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में भारत में पर्यटन के लिए करीब 60 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। इनमें से करीब 4 लाख पर्यटक इलाज के लिए भारत आए थे। इलाज कराने आए 4 लाख विदेशी पर्यटकों में 22% वेस्ट एशिया, 21% ईस्टर्न यूरोप, 19% साउथ एशिया के साथ 25% बांग्लादेश के मरीज इलाज के लिए आए थे। आर्थिक पहलुओं को देखें तो साल 2022 में दुनिया भर में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का मार्केट साइज करीब 115.6 बिलियन $US था। माना जा रहा है कि साल 2030 तक ये बढ़कर $286 बिलियन के होने की संभावना है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार मेडिकल टूरिज्म पर विशेष फोकस कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गस्ती की रिपोर्ट।